जो अभी आपको ध्यान के बारे में डॉक्टर जर्शना जो बता रही थी, तो आप जब घर में प्रैक्टिस करें तो इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें, और जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मास्टरी नहीं कर सकते इन चीज़ों पर। तो आप अलग से, ये तो आपको एक ट्रेनिंग का पार्ट है, पर आपको स्वयं को भी इससे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैंने कुछ आपको 12 क्वालिटीज़ की बात की थी कि वो आपको आना चाहिए, आप फिलोसफिकल काउंसलर बनना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है, ये केवल आने नहीं है कि आप मेमोरी करें, पर आपको एसिमुलेट करना है अपनी पर्सनैलिटी में, इन चीज़ों को डेवलप करना है, जो ग्रेजुअली इस ट्रेनिंग पार्ट में हम लोग इसको एम्फेसाइज करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आप सभी लोग ट्रेंड हैं फिलोसफी में। फिलोसफी में ट्रेंड होने का मतलब है कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं। You know about your analytical thinking. You also know about the logical argumentation. You also know about the conceptual frameworks. जब आप किसी दार्शनिक को पढ़ते हैं, और you have read number of philosophers, और आपको एक phenomenological analysis भी आता है, आपको कुछ चीज़ों की व्याख्या कैसे करते हैं, कुछ हर्मेनोटिक्स भी आता है। यू आर ट्रेन्ड इन दैट। ये ट्रेनिंग एक कहना चाहिए कि दीज आर ऑल टेक्निक्स, यू नो। पर एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि एनालिसिस से लेके आपको डेवलप करना है सेल्फ अवेयरनेस, जिसको मैं कहता हूँ फिलोसॉफिकल सेंसिटिविटी। और वो सेंसिटिविटी फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कब आता है? कंटेम्पलेटिव अवेयरनेस। अभी जो चर्चा आप लोगों ने सीखे हैं अपनी क्लासेस में, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस आपने की हैं। उनसे भिन्न जो बात ये है कि आप उन चीज़ों को एक अवेयरनेस डेवलप करें, जिसको कहते हैं कि, जब मैं कहता हूँ फिलोसॉफिकल सेंसिटिविटी मीन्स यू डेवलप ए काइंड ऑफ एक कंटेम्पलेटिव अवेयरनेस। दूसरा एक चीज़ होता है, वो है ओपन रिसेप्टिविटी। आप चीज़ों को ग्रहणशीलता डेवलप करिए, और उनको पूरे कहना चाहिए कि संपूर्ण रूप से उसको कहिएगा। और एक बात जिसको कहते हैं लिव्ड विजडम, वो डेवलप होनी चाहिए। तो अभी जो मैं बात कह रहा था कि फिलोसॉफिकल सेंसिटिविटी इज अबाउट ट्रेनिंग योर परसेप्शन, ट्रेनिंग योर ओपननेस, so that philosophy becomes a lived practice for you, or becomes a art of living or art of your being, so rather than purely intellectual exercise, जिसको हम कहते हैं कि एक साकार अनुभव के रूप में आप फिलोसफी को इस तरह से करेंगे। एक और जो मैंने बिगिनिंग में कहा कि फिलोसफिकल काउंसलिंग के लिए आप ये समझिए कि फ़िलोसफ़ी जो है, हाउ वी कैन यूज़ फ़िलोसफ़ी इन डेली लाइफ। अगर ये नहीं है तो काउंसलिंग की संभावना नहीं है, क्योंकि फ़िलोसफ़ी इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम्स टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक। इट शुड परमिएट, यू कैन से दी परमिएट, यू कैन, और इट शुड यू नो दी सीन इन योर ऑर्डिनरी एक्शंस। वहाँ देखी जानी चाहिए। आप जब कोई भी व्यवहार करते हैं, वहाँ भी वो दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक, और जब मैं ओपननेस की बात कह रहा हूँ,
तो एक जो ईगो होता है, you have to overcome that ego, and philosopher should cultivate openness. So these are all basic things इनको. तो ये सेंसिटिविटी एक और भी आप डेवलप करने की बात करें. इसके अलावा जो पिछली बार जो हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ बेसिक फिलोसफिकल काउंसलिंग का एक एंशियंट रूट्स हैं और एक मॉडर्न रिवाइवल है जो 1981 में जर्मनी में आइखनबेक द्वारा किया गया था. ये जो जब मैं बात कह रहा हूँ इसको, तो हमारे आप सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा की बात करें या हम कहना चाहिए कि बात करें कि जो बहुत सारी जो हमारे साथ फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, हमारे दर्शन ग्रंथों की बात करें तो मैंने जैसे पिछली बार कहा कि सांख्य दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, दे ऑल टॉक अबाउट द miseries of the world and then how to overcome them. So it has the old basis और वहाँ से शुरू हुआ ये. So it is a modern philosophical counseling is a revival of old philosophical traditions, both in Indian and Western countries. Then I discussed with you. Then I gave you what is the core idea of the philosophical counseling last time. So philosophical counseling or philosophy explores the fundamental life issue questions. जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी कि कुछ बेसिक प्रश्न हैं. Who am I? What do I know? Where I am going? What is the aim of my life? And so on. So these are the basic questions. So especially philosophical counseling, when you are talking about the philosophical counseling, you are reviving the original role of philosophy. मूल जो दर्शन का जो काम है, और वो काम है एक प्रैक्टिकल गाइड फॉर लिविंग, कि कैसे रहें. आपको मैंने पिछली बार भी कहा कि आप किसी भी भारतीय दर्शन के नीति शास्त्र को पढ़ें, यू रीड दैट. So they prescribe something. So difference is that philosophical counseling is not prescriptive. It only opens the door for you so that you can think yourself, you can choose yourself. वहाँ prescription नहीं है. जैसे कि आप देखिए जैन दर्शन खोले देखें तो क्या कहेंगे, आप ये करिएगा. आप और किसी दर्शन को कहेंगे, so they prescribe. So it's not prescriptions. Simply is that you have to you should know the first thing कि आप क्या कर रहे हैं, इनको आप जानें. So आपको इन चीज़ों को स्वयं से करना पड़ेगा, जिसको मैं सेल्फ एग्जामिनेशन की हमने बात की थी, पूरा इस पे चर्चा थी, उसको करना चाहिए. देन मैं कुछ इंट्रोडक्टरी समरीली कुछ बात कह रहा था. कुछ दार्शनिकों ने, जैसे कि मैंने मेरिनॉफ की बात की. मेरिनॉफ US में कहना चाहिए इज मोस्ट फेमस फिलोसफिकल काउंसलर. कुछ लोग हैं जो बहुत, जिनको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने फिलोसफिकल काउंसलिंग में एक बूस्ट किया, और उनमें एक नाम है ल्यूई मेरिनॉफ. ल्यूई मेरिनॉफ, आई मेट हिम लॉन्ग बैक 2008, and then he talks about, and he has written two-three number of, here a number of books, but 2-3 books are very important. एक तो उनकी किताब है प्लेटो नॉट प्रोजेक्ट, दूसरी उनकी किताब है थेरेपी फॉर सेन. पर उन्होंने कुछ चर्चा की जिसको मैंने कहा पीस प्रोसेस, कि हम जब somebody comes to you, some काउंसलिंग के लिए कोई आता आपके पास में, तो काउंसलर क्या करता है. यानी एक प्रश्न ये कि आपके पास कोई आया तो आप करते क्या हैं. तो उन्होंने कहा कि पहली बात है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू, जिसको पीस में PEACE. सो पी इज द प्रॉब्लम,
वो मैंने वो डाला भी था, और आप पता नहीं आप में कितने लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, और किन्हीं ने तो एक उसमें इसका कुछ बना भी दिया चार्ट वगैरह, लेकिन उससे नहीं, आप कम से इन चीज़ों को समझिएगा. सो P मीन्स द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू, what is the problem, then you have to recognize. E means recognize the emotion, express authentic feelings. वो जो कह रहा है वो कितनी ईमानदारी से कह रहा है, right? And then third is A means analysis. So you have to list the and weigh the possible opinions, कि क्या जो उसने कही हैं उन ओपिनियन को आप वे करें, उनको कहते हैं नापना, है ना, कि कितनी ठीक है नहीं है इस तरह का. और फिर इसके अलावा उसको एक कंटम्पलेशन की बात है, या एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स, और इसके बाद इक्विलिब्रियम, जिसमें अंडरस्टैंडिंग और रेडीनेस फॉर जस्टिफाइड स्किल्स. एंड देन तो जो मैं बात कह रहा था वो ये था कि वो मैंने डाल भी दिया था, उस वक्त चर्चा भी की थी, पर सिर्फ रिमाइंड करने के लिए बात कह रहा था. सो जो स्किल जो है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वो है, तो फर्स्ट थिंग इज एम्पैथेटिक लिसनिंग, जो मैंने डाला था कि पहले वो जाने. एंड देन ऑब्जेक्टिफिकेशन, चीज़ों को आप चीज़ों को जब ऑब्जेक्टिव ढंग से देखें. एक और बात है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, आपको पढ़ाया गया है. कंसेप्चुअल एनालिसिस, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आपको ट्रेनिंग दी गई है. हम कभी इसको रिवाइज करेंगे बाद में. और अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव. सो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग in a sense it is a structured dialogue that revives ancient wisdom tradition, right? Now what is the goal of philosophical counseling? एक जो बात है, अभी मैंने एक आज जो एक पोस्ट डाली थी, एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफिकल काउंसलिंग. कई आप लोग कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे. वो कई बार ऐसा लगता है. और मैंने एक बात कही, कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये, जब आपने सेट लॉजिक पढ़ा है ना, कि जब आप दो सेट जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दे आर आइडेंटिकल. ज्ञान में भी होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग टाइम की बात करते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं. फिजिक्स में भी टाइम एंड स्पेस बेसिक कैटेगरीज. तो आप ये तो नहीं कह सकते हम फिजिसिस्ट हैं. समझ रहे मेरी बात? तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं. फिलोसफी में तो आप देखिए, कांट आपने पढ़ा है ना, कि जब आप कोई सेंस और तो पहले आप स्पेस एंड टाइम पर उसकी मोहर लगाते हैं, फिर आप 12 कैटेगरीज में उसको करते हैं, तब आपको ज्ञान होता है. तो इसका मतलब ये है कि टाइम एंड स्पेस हमारे लिए बेसिक चीज़ें है. लेकिन अगर आप फिजिक्स को, हर साइंस का, हर सब्जेक्ट्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वो आपस में खेलते हैं. आप फिजिक्स, आप फिलोसफी में ले लें, इकोनॉमिक्स में ले लें, किसी में ले लें, और वो सब उसी की चीज़ें होती हैं. तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि हम फिजिक्स कर रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि इसलिए फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में क्योंकि जो गोल क्या है, इसको हमको समझना चाहिए कि द पर्पज ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज़ टू यूज़ फिलोसॉफिकल मेथड्स टू हेल्प क्लाइंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर आइडियाज़. आपको जो मेथड्स आप जानते हैं उनको उपयोग करना सिखाएं, जिससे कि वो क्रिटिकली अपने आइडियाज़ को देख सकते हैं, और सो दैट दे कैन नो देयर ओन वर्ल्ड व्यूज इन रिलेशन टू दी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स. जो उनकी दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, उनके संदर्भ में अपना जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जीवन दृष्टि है, उसको क्रिटिकली इवेल्यूएट कर सकते हैं. तो ये बेसिक बात है. दूसरा क्या है कि फिलोसफी, ट्रेडिशनल जो फिलोसफी टीचिंग है, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो लोग फिलोसफिकल काउंसलिंग की बात करते हैं, वो एक फिलोसफिकल काउंसलिंग को एक डिसिप्लिन बनाने में लगे हुए हैं. जब आप किसी चीज़ को डिसिप्लिन बनाते हैं, एक ज्ञान की एक विधा बनाते हैं,
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पहली बात, यू हैव टू शो द डिस्टिंक्शन। आपको ये शो करना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट साइकोलॉजी, हाउ इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल फिलोसफी, नाइदर इट इज़ ए अप्लाइड फिलोसफी ऑल्सो। अब आप कहेंगे कि फिलोसफिकल काउंसलिंग अप्लाइड फिलोसफी नहीं है। अप्लाइड फिलोसफी क्यों नहीं है? आप लोग सब लोग पढ़ा होगा अप्लाइड फिलोसफी। व्हाट यू डू इन दैट अप्लाइड फिलोसफी, आप वहाँ भी कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन करते हैं। फिलोसॉफिकल काउंसलिंग डायलेक्ट इट हैज़ ए लिविंग एक्सपीरियंस। जैसे आप मान लो एनवायरमेंटल एक फिलोसोफर हैं जो इकोलॉजी पर एक अप्लाइड फिलोसफी की बात करते हैं, तो क्या वो फिलोसोफर कभी जंगल में गया है? क्या उसने नेचर में जाके देखा है तो फिलोसोफाइज कर रहा है? वो तो किसी ने कुछ लिखा, उस लिखे कर इंटरप्रेट कर रहा है। तो वो जो लिखा गया है उस पर क्या कहा जा रहा है? ही इज़ नॉट डायरेक्ट इन टच विद नेचर। Philosophical counseling deals with the actual experiences. Somebody is there, he is giving his experiences, and you are talking to him. तो वो तो lived experience है। इसलिए आप देखेंगे, मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत सारी जो एनवायरमेंटल जो मीटिंग्स होती हैं सरकार में, कभी आपने सुना है किसी फिलोसोफर को बुलाया है? बहुत सारे लोग के एनवायरमेंटल फिलोसफी में बहुत आर्टिकल लिखते हैं, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है ही नहीं। आप तो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एक विचार पर विचार कर रहे हैं, आपका संबंध ही नहीं चीज़ों से। फिलोसफी, इसलिए मैंने कहा कि फिलोसफिकल काउंसलिंग इज़ नॉट ए अप्लाइड फिलोसफी, बिकॉज इट डील्स डायरेक्टली विद द थिंग्स। हमारा एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उससे, एक लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सो फिलोसफी काउंसलिंग फिलोसफी टीचिंग से एक सबसे बड़ा देखिए चैलेंज जो है, एक जो फिलोसफिकल काउंसलिंग को आ रहा है वो फिलोसफी टीचर्स से आ रहा है। आपको आश्चर्य होगा, कई बार जब डालते हैं तो मैं फिर उनको जवाब देता हूं कि भाई ये नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक मुझे लिखा कि साहब आप प्लेटो की ही वॉज ए जर्नलिस्ट। अब आप वो डिस्कशंस को कभी मैं देखूँगा तो कुछ लिखते, आप कहेंगे आप ये, तो वो फिलोसफी वाले ही जो है फिलोसफिकल काउंसलिंग के बहुत सारी खिलाफत की बात करते हैं। हम कभी जो बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो फिलोसफिकल टीचिंग है उससे काउंसलिंग भिन्न है, क्योंकि वी डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन ऑफरिंग ए सेट ऑफ करिकुलम। सो दिस इज द बात थी। एक और जो दार्शनिक, जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं जिनको मैं काफ़ी महत्ता देता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो मेट, वो रान लाहाब है। रान लाहाब बेसिकली ही इज़ फ्रॉम इज़राइल, नाउ ही लिव्स इन US। इज़राइल की एक और अच्छी फिलोसफिकल काउंसलर थी, नाउ शी इज़ नो मोर। उनको शुस्टर जो हैं, उनकी पहली किताब मैंने उन्हीं की पढ़ी थी, और मैं उनसे एक सेमिनार में मिला था, इंटरनेशनल सेमिनार में, एंड आई हैड सम डिस्कशन विद हर। शी वाज अ वेरी नाइस लेडी। उनका बहुत अच्छा काम था, इज़राइल की थी। रान लाहाब, आई फॉलो रान लाहाब लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज रान लाहाब रोट टू मी, जब हमारी वेबसाइट देखी और मैंने एक उसमें एक बुद्धिज़्म का एक किस्सा उसमें डाला था। एक आपने पढ़ा होगा कि एक बुढ़िया का बच्चा, उसकी डेथ हो गई और वो सब जगह जाने लगे, गौतमी का किस्सा, गौतमी का। तो उसको पढ़ के लिखा कि तो यू आर सेइंग द सेम थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसलिए हम लोग जिस तरह की बात कहना चाहते हैं, वो मैंने उदाहरण दिया था कि फिलोसफिकल काउंसलिंग क्या है। वो हमारी वेबसाइट में हमने डाला हुआ है कि कैसे गौतमी, उसका बच्चे की डेथ हो गई और उसको कहा गया कि उधर भी गई, सब जगह गई वो, और कहा कि मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दें। किसी ने कहा वो तो डेथ हो गई, नहीं हो सकता, तो उसको किसी ने कहा गौतम बुद्ध कर देंगे। तो शी वेंट टू द बुद्धा। बुद्धा ने कहा मैं कर दूंगा, तुम ऐसा करो कुछ सरसों ले आओ, तो ऊपर ऐसे घर से लाना जहाँ डेथ नहीं हुई। वो जिस घर में जाए, सरसों तो बड़ा साधारण चीज़ है, एवरीबडी विल गिव। तो मुझे आपकी डेथ हुई, कहाँ डेथ हुई थी कुछ महीने पहले हुई, कुछ साल।
तब वो जितनी जगह गई, देन शी रियलाइज डेथ इज एसेंशियल, एंड शी बिकेम द भिक्षुणी हो गई बाद में वो। तो दैट इज़ द काउंसलिंग, यू नो हाउ इट ऑपरेट्स एंड वर्क इन दैट वे। तो इस रूप में ये जो प्रॉब्लम है, आपको ध्यान हो मैंने शुरू में कहा कि देयर आर टू kinds of two approaches to philosophical counseling. In the beginning I talked to you. Some philosophical counselors, they are interested in immediate problems of the counselee, or they want to also equip the counselee so that he can solve the future problems, right? हम वहाँ तक लिमिट नहीं करते. We believe in a transformation in his thought. तो रान लहाब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे गौतमी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. You know, she immediately shifted over, you know, immediately changed to different person. So in that way, Ran Lahab, he said the counseling helps clients recognize the narrow world view. जो एक सीमित दृष्टि है हमारे जीवन के प्रति, उसको अनुभव करना, उसको पहचानना, पेरीमीटर. इस पर हम बहुत सारे चर्चा करेंगे. मेरी किताब भी है परिधि के परे. उसमें यानी दैट यू नो हमारा जो नैरो वर्ल्ड व्यू जो है, दैट कन्फाइंस थिंग्स, यू नो, एंड हमें उनको समझने की बात है और उससे ट्रांसेंड करने की बात है. तो फिलोसफिकल काउंसलिंग हेल्प्स द पर्सन टू अंडरस्टैंड हिज काउंसलीज वर्ल्ड व्यू एंड ऑल्सो हेल्प्स हिम इन ट्रांसेंडिंग दैट, यू नो, द वर्ल्ड व्यू. सो जैसे अभी हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे. जो प्लेटो का जो एलिगोरी ऑफ केव है, गुफा का, आप रिपब्लिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा. दूसरी बात है कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में एक रोल ऑफ इमोशंस की बात देखने की बात है. बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं ट्रेडिशनली, और जिन्होंने कहा है कि दैट इमोशन आर शेप्ड बाय आवर परसेप्शन एंड वर्ल्ड व्यू, नॉट जस्ट इरेशनल इम्पल्सेस. हम कभी कभी इमोशंस को इरेशनल इम्पल्सेस के रूप में कहते हैं. इस पर एक आर्टिकल मेरा कि दी हाउ इमोशंस कैन बी यूज पॉजिटिव स्टडी. बट प्लेटो, एरिस्टोटल, एक्विनास, सार्थ ये कहते हैं कि दी आर्ग्यू दैट इमोशंस आर शेप्ड बाय आवर परसेप्शन एंड आवर वर्ल्ड व्यू. दे आर नॉट जस्ट इरेशनल इम्पल्सेस. सो ये जो हमें ये देखना है कि जो इमोशंस हैं and the negative feelings can be transformed through critical reflection. मननात्मक चिंतन के द्वारा नकारात्मक जो हमारी भावनाएं हैं उनको बदला जा सकता है. तो बहुत सारी चीज़ों में हमने किसी के बारे में एक विचार बना लिया, परसेप्शन कर लिया, और उसके प्रति हम देखते उसको गुस्सा होने लगे, कुछ क्रूट करने लगे. तो मैंने इसलिए कहा था कि मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स टॉक अबाउट दैट द इमोशंस आर शेप्ड बाय द आवर परसेप्शंस एंड वर्ल्ड व्यू. दे आर नॉट जस्ट इरेशनल इम्पल्सिव, एंड देन नेगेटिव फीलिंग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म थ्रू द क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस. सो what is the long term of philosophical counseling? Long term aim of philosophical counseling is, it is not merely solving immediate problems, but educating clients in better ways of thinking so that they can handle future challenges independently, not immediately. एक जो बात मैं कह रहा था जिसको और समझने की बात, जो बार बार हम जो फिलोसफिकल काउंसलिंग में समझने की कोशिश करते हैं, वो है इंडिविजुअल्स वर्ल्ड व्यू. मैंने आपको लिखने को कहा था कि आप अपने जीवन दर्शन के बारे में लिखें, और जब मैंने ये कहा तब मैं आपका वर्ल्ड व्यू जानने के लिए कह रहा था.
अब किसी दिन वो डॉक्टर राजकुमार आपसे पूछेंगे, वो आपको सुनाना पड़ेगा वो, समझे ना, तो आप सब लिख लीजिएगा। देखिए, I just said you, I told you just back, a few minutes back, that everyday life is often limited by automatic rigid patterns of behavior. हमारा जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन है, मैंने कहा स्वचालित है। हम मोस्ट ऑफ टाइम हम हैबिचुअल बिहेवियर हमारा, अगर उससे कोई चीज़ें दूर होती तो हम नाराज़ हो जाते। अगर आप आपने एक किस्सा पढ़ा होगा, एक लड़का था तो हमेशा डिबेट में फर्स्ट आता था। वो जो सेकंड आने वाला लड़का, वो सोचता कि ये तो बड़ा दिक्कत है, मैं कैसे फर्स्ट आऊँ। तो उसने एक बिहेवियर नोट किया कि फर्स्ट आने वाला अपने बटन को घुमाता रहता था, बोलता था। तो उसने क्या किया, उसकी बटन काट दी, एंड ही कुड नॉट स्पीक। समझ रहे मेरी बात? जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैसे हैबिट जो है दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ। सो आवर लाइफ इज लिमिटेड by automatic, we are just like automatas and rigid patterns of behavior, emotions and thought. So these patterns, they prevent access to inner sources of sensitivity. वो हमें रोकते हैं। हम they check or prevent inspirations. They prevent wisdom. हम विजडम मीन्स ओपननेस की हम बात करते हैं, हम एक खुलापन की बात करते हैं, प्रज्ञा की जो बात करते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो हमारी विजडम को, हमारे इंस्पिरेशंस को, हमारी सेंसिटिविटी को चेक करते हैं। एक आपने लिखा हुआ कि कंफर्ट जोन, जरूर आपने यूज़ किया होगा। एवरीबॉडी हैज़ ए कंफर्ट जोन। हम उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते, हम उससे सुनना ही नहीं चाहते उसकी बात, और वहीं रहना चाहते। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बात है कि राम साहब सेज दैट ही सेज दैट इट इज लिमिटेड, जो रिपोर्टियर है, जो आपका संग्रहण है, वो इसी को पेरीमीटर कहा है। दैट इज ए बाउंड्री ऑफ द फिलोसॉफिकल काउंसिल, राइट? सो फिलोसॉफिकल काउंसिल व्हाट ही डज, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन and helps the counselee to expand that perimeter, and so that the opening life to a greater richness and depth, को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को रिचनेस के रूप में करने के लिए। सो दिस इन शॉर्ट यू कैन से दैट फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एम्स टू फ्री इंडिविजुअल्स फ्रॉम नैरो वर्ल्ड व्यूज, teach them to critically examine their perceptions and emotions, and guide them towards deeper, more expressive ways of living. मैं समराइज आपको बोलता हूँ फिर कि दार्शनिक जो काउंसलिंग है उसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी सीमित जो सोच है, सीमित जो वर्ल्ड व्यू है, जीवन दृष्टि है, उससे मुक्त करना और उसको ये सिखाना वो कैसे अपने प्रत्यक्षों को, अपने इमोशंस को आलोचनात्मक ढंग से परीक्षण कर सके, और उनको ये गाइड करना कि वो ज़्यादा एक अच्छे ढंग से जीवन जी सके। सो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एम्स टू फ्री इंडिविजुअल्स from narrow worldviews, teach them to critically examine their perceptions, emotions, and guide them toward deeper, more the expansive ways of living, ज़्यादा विस्तार पूर्वक रहने की बात। So this is the, so ये जो मूवमेंट है कि from perimeter, then reflection, and from expanding world view, कि ये एक मूवमेंट है, पेरीमीटर, रिफ्लेक्शन
एंड एक्सपांडिंग वर्ल्ड व्यूज। ये जो है एक ऐसा इस तरह की बात है। तो पेरीमीटर वर्ल्ड व्यू की मैं बात कह रहा था, अभी बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, सो दैट जब हम चर्चा करें तो आपको समझ में आ जाए। मैं आपको फिर उसको थोड़ा समरी बता देता हूँ, सो दैट वी कैन। सो पेरीमीटर, आप देखिए ये शब्द कहाँ से आया। जब मैंने आप कहा कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना टेस्ट कराने, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, तो पेरीमीट्री टेस्ट करता है। वो होता क्या है कि आपको वो एक डॉट पर कुछ करते हैं, वो डॉट को ऐसे करते हैं तो आपकी निगाह को कहाँ गया अब, तो आपके क्या होता, आपने देखा और उसको टच करिएगा। हालांकि मैंने उससे कहा था कि ये तुम जो करते हो उससे रिएक्शन टाइम भी होता है उसमें, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है इसकी। मैंने बताया कि साइकोलॉजी में ये करते हैं पेरीमीट्री टेस्ट, सो आई न्यू इट। सो मैंने कहा देखो तुम्हारे इस इंस्ट्रक्शन से ही गड़बड़ है। तो वो क्या होता है कि वो लाइट दिखाते तो आपको दबाना होता है, तो वो ऐसे चारों तरफ ऐसे दिखाते हो, आपका रेंज मालूम पड़ जाता है, आपका आँख जो है कहाँ कहाँ तक देख सकती है ना, इस तरह का। तो ये एक टेस्ट करते हैं वो, जिनको कहते हैं वो कुछ आँख की बीमारी होती है, जो काला पानी इस तरह के। सो पेरीमीटर so what is the perimeter? A limited range of habitual behaviors, emotions and thought. आपके विचार की सीमा, आपके इमोशंस की सीमा, आपके आदत जन व्यवहारों की जो सीमा है, that confines a person's life. आपके पूरे जीवन में इसको वो सीमित कर देते हैं। तो इट इज़ ये इसको कहना चाहिए, इट इज़ लाइक ए पर्सनल प्रिजन। ये आपकी गुफा है, आपकी जेल है, हर आदमी उसमें बंधा हुआ है, जैसे प्लेटो की केव है ये। एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर कन्फाइनमेंट, वो पता ही नहीं है, दे डोंट नो इट। आप देखिए, आप कभी किसी से बात करें, मैं बहुत करता रहता हूँ तो जानने के लिए। मैं आपको एक बताता हूँ, अभी जैसे अभी आप लोग माइंडफुलनेस की बात कर रहे थे, तो जब आप घूमने जाते हैं ना, मैं जनरल जाता रहता हूँ और अकेले हैं, तो आप अपने पैरों को महसूस करिए। जब आप टच करते हैं ना, उसमें जो फीलिंग होती है और पैरों में सेंसेशन होती है, वो महसूस करिए ऐसे। आप बात जो ना अकेले जब होते हैं तो आप किसी से बात भी नहीं करते, तो आप सामने देखिए, वो महसूस करते। और आप ऐसे करके देखिए तो आप सब प्रेजेंट फ्यूचर कोई बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। जब आप घूमने जाते हैं तो दुनिया भर की बातें आपको आती हैं। आपको किसी से बातचीत हुई ना और आपने कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा मुझको ये कहना चाहिए था और मुझको उसका ये जवाब देना चाहिए था, यू नो दिस कैसा है। So you want to forget all these things. What you do, आप उसको टच को महसूस करो। जब एक पैर रखें, दूसरा पैर रखें घूमते वक्त, वो और फिर महसूस करते आप जाइए, then you can control all these things, ideas। जैसे बार बार कहा जाता है, जब आप करके आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए घर में, और जब करेंगे तो आपके विचार आते रहेंगे, तो उन विचारों को के साथ बहे नहीं, और फिर आप अपना ध्यान उधर ले आइए। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। कभी कभी छोटी छोटी दिन में मैंने एक बार, हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था फिलोसॉफिकल वेलनेस पर, और मेरा उसमें आइडिया ये था, जो आपको बता रहा हूँ, आप अपने लिए समय दीजिए। अब मैं क्या, तो आपके हम अपने लिए समय देते नहीं। 5 मिनट सुबह दीजिए, 5 मिनट दिन में दीजिए, 5 मिनट शाम को दीजिए, बस। और आप सोचिए कि आप अपने क्या किया क्या नहीं, अपने लिए भी। और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। कभी और चर्चा करेंगे। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि हम, चूँकि हम उन चीज़ों से इतने घिरे हुए हैं, वी आर इन ए पर्सनल प्रिजन, राइट, और सो दैट, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कन्फाइनमेंट। वट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट, हमें पता ही नहीं कि हमारी सीमा और हम जेल में बंद हैं। तो मेरा मतलब क्या है कि, एंड बिकॉज दीज पैटर्न्स दे फील नेचुरल एंड ऑथेंटिक, और
अब देखिए, उनको तोड़ना, आप तोड़ने का मतलब है कि आप यू वांट टू ब्रेक देम। जैसे मान लो कोई आदमी शाही आदमी है, कुछ लोग कि वो ना, वो हाउ द शाही पर्सन एक्टिंग बोल्डली, ये तोड़ने की बात है। एक लड़के, एक उदाहरण आया कि उन्होंने, कि साहब मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं कर पाता, बातचीत नहीं कर पाता, क्योंकि वो बड़े उनको डर लगता है उसको। So I narrate the case and it was a case history. I'll discuss later on. But it means what was the problem? You have to come out from that. So you have to break them. You have to attempt to break your prison or your limited range of all that, and reveal how rigid and difficult. जब आप इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि वो कितने रिजिड हैं, कितनी डिफ़िकल्ट हैं टू ओवरकम दैट, टू ट्रांसेंड दोज थिंग्स। बहुत डिफ़िकल्ट बात है। सो दिस इज़ वन थिंग। ये पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे वो डिटेल में, और कैसे इनको कर सकते हैं। सो पेरीमीटर वर्ल्ड व्यू को जानना, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि ये है ना, कहिए कि द पेरीमीटर वर्ल्ड व्यू इन ए सेंस इज़ एन इम्प्लिसिट फिलोसफी ऑफ लाइफ। जब आप अपना लिखें तब आपको समझ में आएगा, ईमानदारी से लिखेगा। सो एंड दे एक्सप्रेस थ्रू दीज हैबिचुअल पैटर्न्स एंड हाउ वन इमोशनली रेस्पॉन्ड टू दीज चीज एंड बिहेवियरली टू फंडामेंटल क्वेश्चंस लाइक लव है, मीनिंग है, ऑथेंटिसिटी है, उनको कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं। सो इस वर्ल्ड व्यू को, जो आपने वर्ल्ड व्यू बनाया है, ये कहना चाहिए कि जो वो आपका एक जो पेरीमीटर वर्ल्ड व्यू है, जो एक तरह से कहना चाहिए कि आपका एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है, वो इट इज़ वेरी रेयरली आर्टिकुलेटेड इन वर्ड्स, और वो बहुत ही मे बी शैलो, अनटेनेबल हो सकता है। So what I am saying that the perimeter or perimeter worldview confines individuals to a narrow understanding of life. So we have to find out the perimeter worldview of the client, और उसको कैसे, क्योंकि वो उसके दुनिया को समझने का एक सीमित तरीका है। एंड देन एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी बात किया, फिलोसॉफिकल reflection. Now philosophical reflection is the key to breaking down these prison walls and allowing people to examine and transform their worldviews. कि कैसे जो है फिलोसॉफिकल पेरीमीटर जो है, मैं अब एक, जैसे जो मैंने अभी तक बात कही, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो चर्चा हम करेंगे। सो समरली व्हाट आई हैव सेड, द पेरीमीटर इज द रिजिड सेट ऑफ हैबिट्स दैट लिमिट्स अस, while the perimeter worldview is a narrow philosophy of life of that those habit expresses. So philosophical counseling helps individuals recognize the worldviews and transcend these boundaries, opening them a barrier and deeper ways of living. So this is the aim of philosophical counseling, कि जो हमारा एक रिजिड सेट हैबिट पैटर्न्स है, जो हमें सीमित करता है, जो हमारा एक लिमिटेड वर्ल्ड व्यू बनाता है, जो नैरो फिलोसफी ऑफ लाइफ है, और उसमें हमारी जो हैबिट आदत एक्सप्रेस होती हैं, उसको समझना
और यानी काउंसलिंग को उसे समझने में मदद करना और उसको उसकी बाउंड्रीज से कैसे बाहर जाया जा सकता है उसमें मदद करना और उसके लिए एक और ज़्यादा ओपनिंग खोलना, एक व्यापक जीने के तरीके खोजना, ये फिलोसफिकल काउंसलिंग का बेसिक काम। आई होप आप अभी हम बात करेंगे जो ये समझ में आपको आया ना, अभी ग्रेजुअली हम इन चीज़ों पे एक्सप्रेस करेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की मैं बात कह रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है। देखिए, एक तो बात यह है कि फिलोसफिकल काउंसलिंग, जैसे शुरू में आप लोगों ने प्रश्न उठाया कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, अदर काउंसलिंग, तब मैंने एक बात कही कि हम वी डील विद द existential issues of sane person, not insane person. कुछ लोग जो इंसेनिटी कहते हैं, मेंटल डिजीजेज जिनको कहते हैं, कुछ मेंटल डिजीजेज जो हैं वो सीवियर नहीं होती, उनको हम न्यूरोसिस कहते हैं। कुछ मेंटल डिजीज जो सीरियस होती है उनको हम साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस का काम साइकियाट्रिस्ट का काम है कि वो साइकोसिस को ट्रीट करे, उसमें मेडिसिन भी होती है उसमें। और जो न्यूरोसिस होती हैं सिंपल, उनका काम जो है वो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपी का। सो फिलोसफिकल, हालांकि जब हम एंग्जाइटी में जब आपको होते हैं ना, तो आपका पसीना आने लगते हैं और आपको कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सामान्य व्यक्ति को भी हो जाएंगे। जब आप इम्तिहान देने जाते हैं, आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो आपको भी इस तरह का फीलिंग होने लगता है, तो इसका मतलब ये आप एबनॉर्मल हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फिलोसॉफिकल जो इश्यूज जो हैं जिन पर फोकस करते हैं, जो आउटसाइड द साइकोथेरेपी है, उस साइकोथेरेपी के इश्यूज़ पर फिलोसॉफिकल काउंसलिंग की बात नहीं होती है। फिलोसफिकल ऐसे कि एथिकल इश्यूज़ पे बात हो सकती है, वैल्यूज़ पर हो सकती है, राइट, विजडम पर हो सकती है, ये फिलोसफिकल काउंसलिंग के इशू बात हैं। पॉलिटिकल लॉजिकल इश्यूज़ पर हो सकती है। दूसरा ये है कि जो क्लाइंट विल कम टू द काउंसलर टू सीक हेल्प विद द डायलेमास, जो आपके जो ज़िंदगी में डायलेमा होते हैं, मैं ये करूँ ये ना करूँ, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना, जिसका बहुत ही उदाहरण है अर्जुन गीता का। अर्जुन कोई मेंटल केस तो नहीं था, पर उसके धर्म हो रहा था कि मैं धर्म है स्वधर्म करूं या मेरे रिश्तेदारों से लड़ूं, ये जो प्रॉब्लम थी। सो means client may seek help from the dilemmas. He comes from freedom, more you can say the morality of lying and meaning of love, and number of issues are there. And then he may come to you for the philosophical some future problems also. तो फिलोसफिकल काउंसलिंग का क्या है कि फिलोसफिकल आइडियाज़ को डायरेक्टली क्लाइंट की लाइफ सिचुएशन से जोड़ना। इसमें एक प्रॉब्लम आती है वेयर फिलोसफी कम्स इन फिलोसफिकल काउंसलिंग, उस अलग से हम लेक्चर करेंगे, पर कहाँ फिलोसफिकल काउंसलिंग में आती है। तो एक तो ये होता है कि हम उन इश्यूज़ को लेके कि कुछ तो ब्रॉडर इश्यूज़ होते हैं जो लाइफ से संबंधित, और कुछ इश्यूज़ होते हैं जो इश्यूज़ लाइक जो साइकोथेरेपी में मिलते हैं, पर वो प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, फिलोसफिकल काउंसलिंग आर ट्रीटेड, they are more moral problems in a way, they are more ethical problem, they are more you can say the indecision problem, they are not medical problem. So psychologists or psychiatrists, they may come, they will deal those problems. जैसे मैंने कहा कि दे आर नॉट आवर, हम लोग जब उनको, आप लोगों को बार बार कहते कोई आता है तो ऐसे आदमी को आप सजेस्ट करिए कि आप
किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप सजेस्ट करते हैं सर, एज ए प्रोफेशनल आपको करना चाहिए। दूसरा क्या है कि अब देखिए काउंसलिंग के कुछ तरीके हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूँ कॉन्सेप्ट्स को, फिर आप बात करेंगे। आप कभी घर में आप देखिएगा, आप बच्चों को पेरेंट्स बहुत डायरेक्टिव थेरेपी देते हैं, ये करो ये ना करो, ऐसे। एक मेरा आर्टिकल था, रेफरेंस समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड, और उसका कंटेंशन ये था कि बालक समस्यात्मक नहीं होते, पेरेंट्स होते हैं। आप दिन भर में आपने कितने बार कहा कि ये नहीं कहिए, आप कभी खुद नोट करिए जो मदर है आप में, और कितने बार कहा कि तुम ये करिए। बहुत कम होगा आप खेलने जाओ, दोस्तों से गपशप करे हो, है ना। तो आप देखें कि क्या ना करें, और दिन भर में मैंने एक स्टडी के आधार पर लगभग 200 टाइम्स ये कहा गया कि आप ये ना करो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जब हमारे पास में एक डायरेक्टिव थेरेपी होती है, वो कभी होता नहीं। आपको जब आप पढ़ा करो, तो मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ कि किताब में रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं रख के, तो उनसे कहा कि आप पढ़ा करो, तो किताब साइकोलॉजी की है और उसमें रीडर डाइजेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ द चाइल्ड इज रीडिंग, आई नो ए एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि बट देयर इज अनदर मेथड दैट इज नॉन डायरेक्टिव मेथड, और वो रोजर्स हुए थे, उन्होंने कहा था नॉन डायरेक्टिव होता है कि जब आप सुने और स्वयं से उसको निर्णय लेने की बात करें। डायरेक्टली, एक तो डायरेक्ट ऑर्डरिंग करना, और एक नॉन डायरेक्टिव होता है। सो लिसनिंग, दैट अलाउज लिसनिंग एंड दैट अलाउ द क्लाइंट टू टॉक। आप कितने बार बच्चे को सुनते हैं और कितनी बार उसको अलाउ करते हैं बोलने के लिए। आप तो एकदम बोलने इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाता है। तो ये जो आप जब आप ये करते हैं कि आप यू आर लिसनिंग पीसफुली, कामफुली, एंड देन उससे बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे बातों में ही वो सुझाव अपने आप वहाँ आ जाएगा और वो करने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो हम अलग से बात करेंगे, पर नॉन डायरेक्टिव एक कॉन्सेप्ट जब आता है ना, तो आप इमीडिएट समझें इसका मतलब क्या था। कोई डायरेक्टिव ना, जैसे एक अभी मैंने कहा कि कॉग्निटिव जो रैशनल इमेटिव थेरेपी है वो डायरेक्टिव थेरेपी है, अभी मैंने डाला था, ये डिफरेंस है। और कॉग्निटिव थेरेपी जो साइकोलॉजी वाले करते हैं, दैट इज डायरेक्टिव थेरेपी इन दैट वे। सो बिकॉज व्हेन यू आर चैलेंजिंग द इरेशनल assumptions, so we don't challenge, we listen, we allow the client to speak. This is the difference. जब आप चैलेंज, जब कोई थेरेपी चैलेंज कर रही है इरेशनल एजम्पशंस को, तो डायरेक्टिव थेरेपी होता है। सो जैसे मैंने कहा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात है, कॉग्निटिव इरेशनल इमोटिव थेरेपी है। तो this is the so counselors often provide concepts, distinctions, methods और रीडिंग और होमवर्क। आप देखिए जब आप काउंसलिंग में हम लोग जब आते हैं, तो आपको हम कुछ जातक कथाएं पढ़ने को कहेंगे, जिनको कि आप काउंसलिंग अपने समय यूज़ कर सकते हैं। आपने जातक कथाएं पढ़ी होंगी, वो बहुत अच्छी कहानी, और अब तो उनमें बच्चों को भी पढ़ने के लिए चाहिए वो। तो कुछ जातक कथाओं को डॉक्टर राजकुमार आपको बता देंगे, वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, फिर आप उनको ईसेंस देखना है, जो फिलोसॉफिकल कंटेंट उसमें कैसे लेने हैं। देखिए प्रश्न ये है कि जब भी कोई दार्शनिक को पढ़ें, तो ये देखें कि इसमें से क्या चीज़ हम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के लिए ले सकते हैं, जो दैट विल बी हेल्पफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द पर्सन।
राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट क्या है इस फिलोसफी में, इसे जब भी आप दार्शनिक को किसी को पढ़ें तो आप इस दृष्टि से पढ़ें किसी दार्शनिक को। सो इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे जो मेथड्स हैं, तो काउंसलर ऑफन प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट्स, distinctions, methods or readings. They also give the homework also कि आप ये करके लाइए, इस पे लिखिए। और कुछ फिलोसफर ट्रेडिशन की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि जो इस मेथड में जो हम बात करते हैं, क्लैरिफाई फिलोसॉफिकल इश्यूज इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। एक मेरी पुस्तक है मानवीय यथार्थ के स्वर, उसमें मैंने क्या किया, कुछ इश्यूज हैं फिर कुछ दार्शनिकों के मत दिए हैं और फिर कैसे कहा कि वो कौन सा आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आपको कोई इम्पोज नहीं करना, मैंने आपको 3-4 दार्शनिकों के बारे में बताया काउंसलर के, वो काउंसलर को लगेगा हाँ ये मेरे लिए सूट करता है, ये मेरी बात से मेल करता है। आपको नहीं कहना कुछ भी, बट यू कैन गिव thematically a kind of philosopher suggests to read all these things. So to clarifying the philosophical issues in a practical context, so defining the key terms, right, questioning the critically analyzing the presuppositions जो उसके है व्यक्ति के, जो आप वर्ल्ड व्यू में जानेंगे, and identifying the correct inconsistencies, जो आपको उसके सोच में इनकन्सिस्टेंसी है उनको आइडेंटिफाई, कंट्राडिक्शंस करने पड़ेंगे। हम आपको जो प्रैक्टिकल थ्योरीज करने को देंगे, जब इन चीज़ों पर इन्हीं से संबंधित हम आपको टॉपिक्स देंगे जिन पे आपको बात करनी होगी। एंड हेल्पिंग क्लाइंट्स टू एक्सप्लोर चॉइसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग फिलोसॉफिकल इंस्टांसेस। एक ये जो मेथड के रूप में हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन इज ए मेथड। वी ऑल्सो यूज you can say the critical thinking or method also, and we also use the deep meditation also as a method from transformation also. कौन सा मेथड यूज किया जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू चूज इट। सो देयर आइखनवेक लिखते हैं बियॉन्ड मेथड, यानी नॉट ऑल काउंसलर बिलीव इन ए फिक्स मेथड कि आप यही करें। यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द इश्यूज, प्रॉब्लम्स, उसके अनुसार चूज करें। सो फिलोसफिकल प्रैक्टिस इज ए बियॉन्ड मेथड, इट इज अपोजिट टू द पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग, द फिलोसॉफिकल काउंसलिंग कैन बी नैरो स्कोप और ब्रॉड स्कोप। नैरो स्कोप मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम्स की बात करें आप, जो इमीडिएट प्रॉब्लम हुआ सॉल्विंग वो हो गया, और जो बहुत सारे फिलोसफिकल डायलेमास हैं। और ब्रॉड स्कोप का मतलब है व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन लाइफ क्राइसिस, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड द इमोशनल स्ट्रगल्स। सो द टेक्निक्स रेंज फ्रॉम नॉन डायरेक्टिव लिसनिंग टू डायरेक्टिव रीजनिंग, और यू कैन से दी ये हमारा तरीका यूज़ हो सकता है कि हम नॉन डायरेक्टिव, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और डायरेक्टिव रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं। बट द मेन एम्फेसिस इज ऑन फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। सो देयर इज नो फिक्स मेथड, इट डिपेंड्स ऑन द काउंसलर टू काउंसलर। आप किस पे आपकी मास्टरी है, आप किस तरह की इश्यूज़ पर जाते हैं। आप कहें वी आर लिमिटिंग टू दिस ओनली, देन यू विल मास्टर ऑन दैट इशू। इफ़ नहीं आप ये करते हैं कि नहीं हम तो इससे बियॉन्ड हम जाएंगे, देन यू मास्टर ऑन दिस। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो हम इन मेथड्स की बात करेंगे और उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सो ठीक है। तो ये जो जैसे मैंने कहा कि जो अप्रोचेस की बात मैंने कह रहा था, जैसे एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो मैं अभी कह रहा था। इस अप्रोच में फिलोसफी एज ए क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, आर्गुमेंटेशन, लॉजिक फैलेसीज। इसलिए आप आपने जो लॉजिक पढ़ा है वो फैलेसीज को दोबारा देख लें
और डॉक्टर राजकुमार आपको फॉर्मल इनफॉर्मल फेलिसीज पर कुछ बात करेंगे, सो दैट इट विल रिवाइज दैट. बट यू हैव, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू टीच यू फिलोसफी, वी नो ऑल, यू नो ऑल दीज थिंग्स, but he will discuss on this. So, philosophy as a critical investigation, when I use the word, then I am talking about the arguments, I am talking about the logic, I am talking about the fallacies, concept analysis, exposing assumptions. So, when you are using critical thinking approach or problem solving approach as a counselor, then you have to master philosophy as a critical investigation. You have to master the argumentation, logic, seeing the fallacies. You have to master the analysis. आप कैसे एनालिसिस करते हैं. और जैसे व्याख्या की बात कही, तो जो उसने बोला, क्लाइंट जब आप उससे इंटरव्यू लेते हैं ना, उसने कुछ बोला, तो जो कुछ भी बोला उसको हम टेक्स्ट कहते हैं. टेक्स्ट एक पाठ्य वस्तु. उस टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करें, राइट. जैसे आप इसको उदाहरण देखिएगा कि आपके पास में कोई किताब है, जैसे मान लो कोई डायलॉग है प्लेटो का, या आपके पास में मेडिटेशन डेकार्ट का, दैट इज़ ए टेक्स्ट. बट हाउ टू एनालाइज दैट टेक्स्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट टेक्स्ट, उसी तरह से ही आपको क्लाइंट द्वारा दी गई सूचना, इंफॉर्मेशन, वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को कैसे एनालिसिस करें, कैसे एनालाइज करें. तो जो भी कुछ आपने सीखा है एनालिसिस के रूप में, जब आप आर्गुमेंट को एनालाइज करते हैं, तो वो आपको आना चाहिए. सो एक कॉन्सेप्ट एनालिसिस जो है, एंड देन दिस एनालिसिस विल एक्सपोज द assumptions. What are the assumptions in client's understanding? So this is critical method. When you are concerned with that, with this method, then you have to develop these capacity and use them to help counseling analyze personal problems. वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, अपने बिलीव्स एंड इमोशन को वो यूज़ कर सकता है. सो आप उसको ट्रेन करेंगे. सो द गो प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है, दिस इज़ द गोल. जो मैंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच अगर आप अपनाते हैं एज ए मेथड, एज ए फिलोसफिकल काउंसलर, देन व्हाट इज द गोल ऑफ दैट? द प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, समस्या समाधान की. दे यू आर एनेबलिंग क्लाइंट टू return to everyday life with greater satisfaction. This is the basic goal. And then the emphasis on this method is on reasoning and self-examination. अगर आप self examination और reasoning सिखा दें, तो वो problem solving करेगा. That will be more satisfying to him. So if you want to be a counselor of critical thinking, using the critical thinking, limiting yourself, then you will have to develop all these skills in that. तो एक तो ये बात है. दूसरा मैंने एक बात कही थी कि अगर आप यहाँ रोक दिया तो कुछ ये नैरो अप्रोच की बात है, कुछ लोग ये करते हैं. बट दी अप्रोच वी आर, हम जिसको हम फॉलो करते हैं, हम आपको ये बात तो करेंगे ही, बट वी बिलीव दैट कि काउंसलिंग इज एन ऑन गोइंग जर्नी towards wisdom, towards meaning. It is not just fixing problems. हम जिस अप्रोच को लेके चलते हैं, जिसको हम आपको आगे बताएंगे, तो हमारा मानना ये है कि फिलोसफिकल काउंसलिंग इज़ नॉट जस्ट, इट्स ए ऑन गोइंग जर्नी. आज नहीं, आपको निरंतर आवश्यकता पड़ सकती है. और एंड देन जर्नी टूवर्ड्स व्हाट? अगर ऑनगोइंग जर्नी है तो जर्नी टूवर्ड्स व्हाट, कहाँ की तरफ? इट इज़ जर्नी टूवर्ड्स द विजडम, इट इज़ जर्नी टूवर्ड्स द मीनिंग. यू आर नॉट सिंपली, इट्स नॉट जस्ट फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स. सो द गोल इज दिस काइंड ऑफ द काउंसलिंग इज a journey, enrich and deepen the counseling's world view.
एंड इंस्पायर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैं बात कह रहा था कि हम ये मानते हैं और इसके लिए प्रोपाउंड रान लाहब भी करते हैं इस बात को कि वी बिलीव इन द ट्रांसफॉर्मेशन। सो काउंसलिंग is an ongoing journey toward the wisdom and meaning and not just fixing the problem of one thing. Second में I कहा कि गोल जो है to enrich the deepen and counsel his world, inspire transformation. You know, जैसे मान लो social vision leading to service, environment awareness, changing lifestyles, existential awareness, you know, inspiring humility and new purpose like this. So, problematic expand life's horizons. ये जो काउंसलिंग जिसकी हम बात करेंगे वो लाइफ हेराउजन की काउंसलिंग की बात है, राइट। ये मोटे रूप से अप्रोचेस की बात है। यहाँ मैं समझता हूँ कि अब हम अगली बार जब मिलेंगे कल तो कुछ और आगे इन पर डिटेल में बात करें। मैंने एक इंट्रोडक्टरी आपको बात बता दी कि ये क्या पिक्चर है, फिर अब इन पर एक एक चीज़ हम वर्कआउट करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आपका कोई प्रॉब्लम हो तो लिख दें, बता दें। क्योंकि जो मैं बात कह रहा था समरी वो ये था कि फिलोसफिकल काउंसलिंग एम्प्लॉयज मल्टीपल अप्रोचेस, राइट। critical thinking for problem solving, then edification for wisdom and transformation के लिए ये हम यूज़ करते हैं। और ये अप्रोच वेरी करता है, देयर इज़ नो फिक्स मेथड इसको, राइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हमको एक एक करके हम बात करेंगे। एक तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी पर चर्चा करेंगे, वो आप लोगों के बहुत बात है, इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पर इंटरेस्टेड है तो कल वो चीज़ पर करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लिख दीजिएगा, फिर चर्चा करेंगे। चलिए। So can I ask now? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने अभी बोला था कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है वो डायरेक्टिव लिसनिंग की तरफ जा रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि जो CBT है हाँ वो डायरेक्टिव उसमें मिला है। हाँ, तो अगर डायरेक्टिव लिसनिंग अगर वो हो जाता है तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्टिव नहीं रीजनिंग की है, तरफ नो जा नो, रहा इट्स है? नॉट डायरेक्टिव एट ऑल। इट इज नॉन डायरेक्टिव। हाँ, नॉट डायरेक्टिव। व्हाई इट इज नॉन डायरेक्टिव? बिकॉज हाँ, आई वहाँ मीन क्या है वो कि समझ में नहीं फिलोसफिकल आया। जब साइकोलॉजी में जब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो वहाँ उन इरेशनलिटीज़ को दबाने की बात करते हैं। हम लोग वो करते नहीं, हम तो खोलने की बात करते हैं, बात करने की बात करते हैं। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी में लिसनिंग होता है, नॉन डायरेक्टिव में बोलने के अवसर दिया जाता है। वो हम जब करेंगे ना CBT वगैरह से बात करेंगे, वो तक आपको एक मैंने एक जनरल पिक्चर दे दिया। कल हम बात करेंगे तो आपको और चीज़ें स्पष्ट होंगी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, वो लोग बात करते हैं तो पूरा पूरा डायरेक्टिव है वो, ये आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। यानी एक उनका होता है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, ये है वो, बहुत सारी थेरेपीज, तो उनका अलग अप्रोच है और अलग प्रश्न है। देखिए पहली बात तो ये है सीधा सीधा, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम किसी का डायग्नोसिस नहीं करते, हमारे लिए कोई पेशेंट नहीं है। देखिए सवाल ये होता है कि साइकोलॉजी फिलोसफी में से रिलेटेड है। भाई फिलोसफी से तो साइकोलॉजी निकला। आप मैंने उस आज डाला था, उसमें नोट पढ़िएगा कि भाई आप कोई 1891 के आसपास, ये 81 के आसपास साइकोलॉजी शुरू हुआ था एज एन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, लीपजिग में ये शुरू हुआ था। और वहाँ उन्होंने सेंसेशंस को, आप में कुछ साइकोलॉजी के लोग हैं क्या, अभी पढ़ा हुआ कभी? अब देखेंगे साइकोलॉजी में आजकल जो हो रहा है वो देर मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अभी तो क्वेश्चन आंसर वाला साइकोलॉजी करते हैं ये सब लोग। हम जब साइकोलॉजी करते हुए पढ़ाए
तो वी यूज टू डू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, दैट्स मोर साइंटिफिक इन दैट वे। जहाँ तो वो अभी जो काम हो रहा है वो साइकोलॉजी का, मैं बहुत देखता हूँ बहुत सारे लोगों को आजकल, उनकी पीएचडी पे देखता हूँ जब जान मालूम करता हूँ तो वो समझ यही होता है क्वेश्चन आंसर ले लिया, इंटरव्यू कर लिया, ये कर लिया। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हों, क्योंकि आज का ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि वो हो सकता है कि बहुत सारे एपरेटस को ही नहीं जानते हों, इवन टीचर्स नहीं जानते हों कि एपरेटस किस काम आता है। बिकॉज आई डेवलप दैट लैब इन विद दैट वाज दैट जॉइंट डिपार्टमेंट, so I developed the lab in psychology in Rajasthan University, and then so they don't know even what is the function of this apparatus, whether it measures a response or measures the stimulus. So वो अलग है आजकल अप्रोच बात है, पर जो साइकोलॉजी का जो अप्रोच है वो फिलोसफिकल अप्रोच में ज़्यादा वहाँ भी है, वह डिफरेंट अप्रोच, जैसे आप किस तरह का अप्रोच रखते हैं। देखिए आप एक बहुत ज़माना था जब 2012 में बिहेवियरिज्म शुरू हुआ, साइकोलॉजी की हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी अगर आप पढ़ें तो एक बिहेवियरिज्म का डेवलपमेंट और उसका एक 50s तक 60s तक बिहेवियरिज्म बहुत डोमिनेट करता था, बाद में भी करता था, और उसमें बहुत सारी थेरेपीज डेवलप हुई जिसमें वुल्फे ने कहा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन निकाया। इसके बाद में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कुछ आया तो उसका प्रभाव, उससे बहुत सारे साइकोथेरेपीज डेवलप हुई। तो जितने भी साइकोथेरेपीज हैं उन सब का बेसिस जो है वो फिलोसफी है, उनको और कहीं से है नहीं वो। देखिए आपको आश्चर्य होगा कि ये जो माइंडफुलनेस की, आप कभी सर्च करके देखिए अमेरिका में माइंडफुलनेस की कितनी क्लासेस होती हैं जितने हिंदुस्तान में नहीं होती। बहुत लोग हैं बुद्धिज्म को जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, कौन फिलोसफी टीचर देखता है? मैं तो नहीं सकता किसी फिलोसफी टीचर ने इस तरह देखा हो फिलोसफी क्लास में। कभी आपने 8 उनके मांग बांट दी, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, उस तरह से कभी देखा ही नहीं उनको, समझा ही नहीं गया था। आप थॉट पढ़ लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल। मैंने आपको कॉन्क्रीट उदाहरण दिया सोक्रेटिस के बारे में कि जब आप उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, कभी कोई क्लास में बताता है कि इसका मतलब क्या होता है? भाई अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मैंने कहा इसको कोई क्लास में कभी बताता है टीचर कि इसका मतलब क्या होता है, लाइफ कैसे एग्जामिन किया जाती है, इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो बात है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो करने की होती है। तो कल हम एक बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फिलोसफिकल काउंसलिंग में क्या अंतर है चीज़ें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और फिलोसफिकल काउंसलिंग मिलते नहीं हैं। मैं हमें अभी से कह रहा हूँ कोई चीज़ इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वही है। हम कहते हैं एज ए डिसिप्लिन वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर फिलोसफिकल काउंसलिंग एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, सो नेचुरली वी हैव टू कैरेक्टराइज इन डिफरेंट वे। चलिए, थैंक यू, विल मीट टुमारो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you.